और ये गुणनखंड टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो डायरेक्टली ना तो इनडायरेक्टली किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब यहाँ पे रीट हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, ये टॉपिक आपका इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पूछा ही जाता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। और हाँ, इस टॉपिक में देखो हम पढ़ना क्या क्या है हमको। आज के इस टॉपिक के बाद आप कहीं भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी गुणनखंड के बारे में, ठीक है। पहली बात तो गुणनखंड पढ़ेंगे, भाई गुणनखंड क्या होते हैं, फिर सर्वसंभव गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे, फिर अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे, बीज व्यंजक गुणनखंड कैसे होते हैं, कैसे निकालने होते हैं, वो सब विधियाँ भी हम पढ़ेंगे, और भी इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब टॉपिक हम कवर करेंगे। और हाँ, एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपकी, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जैसे यदि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को छोड़ दूं तो वहाँ पे थोड़ा अलग से हो जाता है, वरना जितने भी नॉर्मल एग्जाम्स है, बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कुछ भी हो, सब में जो टॉपिक होते हैं ना वो आपके 10th क्लास तक के ही होते हैं, बस उनका लेवल थोड़ा एडवांस हो जाता है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अब पहली बात तो ये है कि गुणनखंड आखिरकार होते ही क्या है। तो देखिए, आपसे मैं यदि पूछ लूँ कि मेरे पास में 12 है, ठीक है, अब मैं 12 को कैसे कैसे तोड़ सकता हूँ। मैं 12 को लिख सकता हूँ 12 गुणा 1, मैं इसको लिखता हूँ 4 गुणा 3 भी लिख सकता हूँ, मैं इसको मैं लिख सकता हूँ 6 गुणा 2 भी लिख सकता हूँ इसको मैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ इसको। और मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, 2 गुणा 2 दूनी के 4, 4 3 के 12, मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। कहने का मतलब है कि किसी भी जो संख्या है या फिर कोई भी व्यंजक है, कुछ भी है, उसको गुणा के रूप में तोड़ दें हम, तो ये जो खंड बनते हैं ना, जैसे 4 और 3 इसके खंड ही तो है, भाई 12 है उसके खंड कौन थे, ये 4 और 3 इसके खंड ही तो है और गुणा के रूप में है, इनको हम बोलते हैं गुणनखंड। 4 12 के गुणनखंड है, 3 भी 12 के गुणनखंड है। दूसरे तरीके से देखें तो जिस भी संख्या का भाग इसमें चला जाए वो उसके गुणनखंड होते हैं। मेरा कहने का मतलब कैसे, जैसे कि मान लो हमारे पास 12 था ना, तो 12 में भाग किस किस का जा रहा था, देखो 12 का इसमें भाग जाता है, 3 का इसमें भाग जाता है, 4 का इसमें भाग जाता है, इसका 1 में भी भाग जाता है इसमें, और 6 का भी भाग जाता है। तो जितने भी है इन सबको अपन क्या बोलते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। और जो 12 है वो इन सबका क्या है, गुणज है। सिंपल सी बात है। और आगे देख लो, जैसे आपके पास 18 है, ठीक है। अब 18 में किस किस का भाग जाता है, 18 में देखो 2 का 9 बार जाता है, 9 का भी जाता है, 1 का भी जाता है, 18 का खुद का भी जाता है और 6 का भी जाता है। तो ये सब जिनका भाग जा रहा है 18 में, वो सब 18 का क्या है, सब के सब गुणनखंड है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं, ये तो आपको समझ आ गया। और जैसे और मान लो कि भाई मेरे पास में एक है, जैसे आपके पास ये 4x गुणा 4x है, तो देखो 4 चौके 16 और x गुणा x ये x स्क्वायर। तो देखो इसमें 16x स्क्वायर में भाग किस किस का जा रहा है, देखो 16 का जा रहा है, हाँ भाई 16 है इसका गुणनखंड, कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर का भी जाएगा है, x का भी जाएगा वो भी है। तो इस प्रकार से गुणनखंड होते हैं आपके। फिर बात करते हैं सर्वसंभव गुणनखंड। अब ये क्या है, देखो जैसे मैं कह दूं आपसे कि भाई मेरे पास 12 है, तो 12 का देखो 3 एक गुणनखंड है कि नहीं है, मैंने पूछ रहा, ठीक है भाई है। 4 भी इसका एक गुणनखंड है, मैंने कहा दी भाई है। 12 भी इसका एक गुणनखंड है। पर मैं कहूँ सर्वसंभव गुणनखंड, ठीक है, मतलब कि सर्व मतलब सभी के सभी, संभव मतलब जो सबके संभव है, यानी कि इसके कितने संभव है गुणनखंड, 3 इसका है, 4 इसका है, 12 इसका है, 6 भी इसका है, 1 भी इसका है, ठीक है। तो ये सर्वसंभव गुणनखंड किसके हो गए आपके पास में, 12 के सर्वसंभव गुणनखंड हो गए। अब मैं यूँ बोल दूँ कि भाई जैसे आपके पास में 13 है, तो 13 के गुणनखंड कितने हो सकते हैं, अधिकतम गुणनखंड की बात कर रहा हूँ जो पॉसिबल है। देखो एक तो 13 का इसमें भाग जा सकता है और इसका 1 का भी इसमें भाग जा सकता है। तो 13 और 1 ये दोनों क्या हुए, टोटल कुल मिला के पूरे के पूरे क्या हुए, ये सर्वसंभव गुणनखंड। बता दूं कि सर्वसंभव गुणनखंड एक नहीं होता है, सर्व गुणनखंड जो होते हैं ना वो सबके सब लेने पड़ते हैं हमको। जैसे कि मैं कह दूं 6, ठीक है। अब 6 है, 6 का एक गुणनखंड तो यहाँ पे 2 भी है, ठीक है। 6 का एक गुणनखंड तो यहाँ पे 2 भी है, 3 भी है और 1 भी है और 6 भी है, ठीक है। तो 2 तो एक गुणनखंड है, ठीक है, 3 भी गुणनखंड है, ठीक है, 1 भी गुणनखंड है, ठीक है, 6 भी गुणनखंड है, ठीक है। पर मैं यदि कहूँ सर्वसंभव गुणनखंड, तो सर्वसंभव गुणनखंड का मतलब है सभी के सभी, यानी ये पूरे के पूरे मिलकर क्या बनाते हैं, इसका सर्वसंभव गुणनखंड। एक सेट होता है, ठीक है। सर्वसंभव गुणनखंड एक समुच्चय, किन का समुच्चय, जिन जिन का भी इस 6 में भाग जाएगा उन सभी गुणनखंडों का समुच्चय ही क्या हो रहा है इसके लिए, सर्वसंभव गुणनखंड। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होंगी। और हाँ,
आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे अपील है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन है उसको भी दबा देना, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेन जो टॉपिक है ना वो ये रहा हमारे पास में बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। ठीक है, अब बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड पढ़ने से पहले एक छोटा सा और टॉपिक आपको मैं बता दूं कि गुणनखंड करने कैसे होते हैं। ठीक है, अब आज गुणनखंड क्या होते हैं थोड़ा सा इस टॉपिक पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो मेरे पास में 12 मान लो, ठीक है, मेरे पास में 12 है, तो 12 को मैं अभाज्य रूप में लिखूंगा। कैसे लिखूंगा सुनो, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुना 2, देखो 2 दूनी के 4 और 4 तिया के 12 और ये 1। अब बताओ मैंने 12 को अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखा कि नहीं लिखा। इसी को अपन क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड हो गए सारे के सारे। और ये जो मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया है ना कि किसी भी आप सम संख्या को या फिर किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणन फलों के रूप में या फिर गुणन फल के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी आधारभूत प्रमेय बोलते हैं अंक गणित की। ठीक है, इसके अनुसार ये है कि आप देखो इनका क्रम कैसे भी लिख दो, चाहे मैं 2 गुना 3 गुना 2 गुना 1 ले लूँ तब भी वही होता है। ठीक है, तो आधारभूत प्रमेय क्या होती है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का मतलब ये है आपके पास में कोई भी भाज्य संख्या है उसको आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख रखे हैं। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 और 8 दूनी के 16। ये सारी की सारी क्या है, अभाज्य संख्या है, पर ये क्या है आपके भाज्य संख्या है। तो बताओ भाज्य संख्या को मैंने अभाज्य के फॉर्मेट में लिखा कि नहीं लिखा, तो इसी को हम आधारभूत प्रमेय कहते हैं अंक गणित की। अब गुणनखंड कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। देखो हमने छोटी कक्षाओं में पढ़े थे कि भाई जैसे मेरे पास 4 है, ठीक है, ये सॉरी 24 है मेरे पास में, इसमें मैं 2 का भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। 2 का इसमें दूंगा कितनी बार, 6 बार। 2 का इसमें 3 बार, 3 का इसमें 1 बार। तो कितने हुए, ये सब के सब गुणनखंड हो गए किसके, 24 के। जैसे मेरे पास में 125 है, मैं 125 भाग किसका दे सकता हूँ, 5 का ही दे सकता हूँ। कितनी बार गया, 25 बार गया। ठीक है, फिर 5 का दिया तो 5 बार गया, फिर 5 का दिया तो 1 बार गया। तो 125 के गुणनखंड कौन हुए, 5 हुआ, 5 हुआ, 5 हुआ। और पूरे के पूरे सर्वसंभव गुणनखंड यही है, जब 1 मिला दूं और इसमें 125 भी मैं मिला दूं तब। तो गुणनखंड ये निकालना आपको आ गया होगा आई होप। और अब हम देखते हैं बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। ठीक है, ये कोई बीजीय व्यंजक है, देख लो आप, ये मेरे पास में कोई बीजीय व्यंजक है। ठीक है, इसका मैं कैसे निकालूं, देखो 2 के मैं गुणनखंड क्या कर सकता हूँ, सभी के सभी लेने, इसके मैं कर सकता हूँ 2 के 2 दूनी के 4 और x और y तो चूंकि अलग अलग है तो मैंने इस प्रकार लिख दिए। तो ये देखो 2 भी इसका गुणनखंड है इस 4xy का। ठीक है, 4xy का गुणनखंड कौन कौन है यहाँ पे, 2 भी है, 1 भी है, x भी है, y भी है और पूरे मिला के ये है, सिंपल। अब मेरे पास यदि मान लो कि भाई ये 4x² बाई क्यूब इस प्रकार से है, तो इसके गुणनखंड कौन कौन आ गए अलग। एक तो आपके देखो कैसे कर सकता हूँ, 2 दूनी के 4 और x गुना x और ये y गुना y मैं लिख सकता हूँ। तो ये भी इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। और देखो तो जैसे आपके पास में मान लो कि भाई मेरे पास है, देखो x+1 है, ठीक है, और x+2 है, तो ये भी किसी किसी के गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड किसके, देखो x गुना मैं x करूँ तो क्या आता है मुझे, ये x² मिलता है। x गुना मैं 2 करूँ तो क्या मिलता है मुझे, 2x मिलता है। इस 1 को गुना x से करूँ तो क्या मिलता है मुझे, x मिलता है। और इस 1 को गुना मैं करूँ 2 से तो मुझे क्या मिलता है, 2 मिलता है। टोटल क्या हुआ, x², 2x और 1x कितना हुआ आपके पास में, 3x हुआ और 2 का 2 रहा। तो ये जो है आपके पास बीजीय व्यंजक, ठीक है, इसका गुणनखंड कौन हुए थे, ये हुए थे, यानी कि इसके गुणनखंड हो गए x+1 और x+2, यानी इनको गुणा करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। सिंपल है, आ रहा है समझ में आपको। अब जैसे आपके पास में है 10x² माइनस 18x³ प्लस 14x4, इसका हमको गुणनखंड निकालना है। तो देखो गुणनखंड की विभिन्न प्रकार की विधियां जिन पे हम अब डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, जटिल सरल से जटिल की ओर हम चलेंगे। यहाँ पे देखो पहला काम तो यदि ये है कि यदि कोई चीज़ कॉमन आ रही है, कोई चीज़ यदि कॉमन है, कोई भी अंक संख्या कुछ भी इसमें कॉमन है, तो कॉमन को बाहर निकाल लो आप। ठीक है, तो मुझे बताओ जरा कॉमन इसमें कौन आ रहा है। देखो यहाँ पे कौन चीज़ है जो कॉमन आ रही है सबके सब में, एक तो x तो है ही है। देखो x यहाँ पे भी थोड़ा मैं इसको ऐसे लिख दूँ, देखो जैसे कि मेरे पास 2 गुना 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 5 गुना x गुना x, लिखा कि नहीं लिखा।
इसको मैंने लिख दिया इस प्रकार से। अगली है 18, इसको मैंने लिख दिया 9, 9 दूनी के 18 और x गुना x लिख दिया इसको, और ये x इस प्रकार से इसको लिख दिया मैंने, ये हमारे हो गई। और अगली कौन है आपके पास में 14, ये वाला, ठीक है। 14 को मैंने लिख दिया 7 इंटू 2 और ये x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये लिख दिया मैंने सारा का सारा मैटर। अब मुझे ये बताओ, मैं कॉमन की बात कर रहा हूँ, कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब है कि जो सब में आ रहा है। अब सब में कौन कौन मिल रहा है बता मुझे, 2 मिल रहा है क्या? देखो 2 एक तो यहाँ पे भी है, ठीक है, और 2 यहाँ पे भी है, और 2 यहाँ पे भी है। चलो भाई 2 तो मिल गए हमको, ठीक है। एक हमको मिला यहाँ पे x भी है, यहाँ पे भी है, और x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और कुछ मिल रहा है क्या? आई थिंक और तो कोई मिल ही नहीं रहा। तो जो हमको ये मिले हैं ये कॉमन है, मतलब ये सब में आ रहे हैं, इनको निकालो बाहर। तो 2 मिला था, x मिला था और x मिला था। अब मुझे ये बताओ, यहाँ से 2 गया, यहाँ से x गया, x भी गया, तो क्या बचा मेरे पास में? यहाँ पे 5 बचा। तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे 5। आगे साइन किसका है? माइनस का, सो ये मैंने ले लिया माइनस का। अब यहाँ से ये गया, ये गया, ये गया, कौन बचा आपके पास में? 9 इंटू एक्स बचे। आगे साइन किसका है? प्लस का है। यहाँ से ये गया, ये गया, ये गया, कौन मिला? एक्स स्क्वायर और ये 7। तो बताओ ये मिला आपको 7x स्क्वायर। सिंपल सी बात है, ये आपका गुणनखंड हो गया। कहने का मतलब 2x स्क्वायर और ये जो है 5 माइनस 9x प्लस 7x स्क्वायर, ये और ये दोनों क्या है? गुणनखंड। किसके हैं गुणनखंड? ये 10x स्क्वायर माइनस 18x क्यूब प्लस 14x 4 के हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? बिल्कुल समझ आना चाहिए। और मेरी गारंटी इस वीडियो के बाद आपको कोई वीडियो गुणनखंड की तो देखना ही नहीं पड़ेगा बिल्कुल। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में सारे के सारे सम उल्टे सीधे हो रहे हैं, हम इनको एक निश्चित क्रम में जमा लेते हैं पहले, ताकि हमको इसको सॉल्व करना आसान हो जाए। यानी हम इसको क्या करेंगे, हम इस पैटर्न को थोड़ा अलग करके लिखेंगे। यानी हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे bx by, है ना, और ये bz, और लिख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं इसको, और हम इसको लिख सकते हैं ax a by और az लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखो हमारे एक पैटर्न हो गया है। यहाँ पे यदि हम कॉमन ले, देखो यहाँ पे तो कौन कॉमन आ रहा है? b यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो b आ गया कॉमन, और अंदर बचा आपका x है, y है, और ये आपका z बच गया अंदर। इधर को देखें, इधर को देखो, a यहाँ पे है, a यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो a इधर को क्या हो गया? कॉमन हो गया। a अंदर कौन बचा? x y और आपका z बचा। इस प्रकार ये तो हुआ कॉमन। अब हमको ये पता है, फिर से देखो अभी तो गुणनखंड नहीं आए, बीच में प्लस है ना, तो गुणनखंड कहाँ हो गए? तो अभी तो ये वाला कॉमन आ रहा है दोनों को दोनों में, तो इसको कॉमन निकालो बाहर भैया। ये निकाल दिया, x है, y है और ये z है। ठीक है, यहाँ पे बचा आपका b और उधर को बचा आपका a। तो सिंपल सी बात है, ये आपका क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। किसके? ऊपर वाले के। अब देखो पैटर्न में जमाए तभी तो आंसर आए ना यहाँ पे। तो पहले काम तो ये करना है हमको, समूह बना के देख लेते हैं, जमा के देख लेते हैं, थोड़ा इनका क्रम को चेंज करके देख लेते हैं कि भाई काम बन रहा है कि हमारा नहीं बन रहा। नहीं बन रहा तो फिर कोई दूसरी विधि लगाते हैं, सिंपल। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए कॉमन लेने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन कौन आ रहा भाई? इसमें 3 दिख रहा है मेरे को, तो चलो भाई 3 ले लेते हैं कॉमन। 3 यहाँ से हट गया तो यहाँ x बच गया, 3 यहाँ से चला गया तो क्या बचा? यहाँ पे 1 बचा, तो ये बंद कर दिया। आगे चिन्ह किसका है भाई? प्लस का चिन्ह, हमने प्लस का लगा दिया। फिर इसमें और इसमें कॉमन कौन है जी? 2 और बाई दोनों कॉमन है, यानी कि 2 बाई यहाँ पे कॉमन है। यहाँ से 2 बाई गया तो यहाँ पे x बचा, और यहाँ से 2 बाई गया तो क्या बचा? 1 बचा। और फिर से कॉमन कौन है? ये वाला फिर से कॉमन आ गया, तो x प्लस 1 को फिर से बाहर निकाला, तो बचा क्या? यहाँ पे 3 बचा। ये लो भाई 3 लिख दिया, चिन्ह बीच में प्लस का है लिख दिया। यहाँ पे कौन बचा? 2 बाई बचा। तो ये आपका क्या हो गया? गुणनखंड हो गए। इस प्रकार से x प्लस 1 भी गुणनखंड है इसका, और 3x प्लस 2 बाई भी, 3x प्लस 2 बाई भी इसका पूरे का गुणनखंड है। और दोनों मिलकर ऐसे होते हैं। यदि इनको फिर से हम गुणा कर दें, फिर से गुणा करें, तो हमको फिर से कौन मिलेगा? ये वाला मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि सर्वसमीकाओं से गुणनखंड कैसे निकालें। तो देखो इनसे हमको बहुत आसान पड़ जाती है सर्वसमीका, यदि हमको याद है तो। और सर्वसमीकाएं होती क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो जो मेरी थी उसमें इतने शानदार तरीके से समझा था, बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, उस वीडियो का प्लीज़ जाकर देख लीजिए एक बार। और इस टॉपिक को समझने से पहले एक काम बता दूँ आपको, छोटा सा है, वो ये है कि हमको सबसे पहले भैया ये सर्वसमीका याद करनी ही पड़ेगी, और कोई इलाज नहीं है। ठीक है,
अब इनको याद कैसे करना है वो मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बिल्कुल आपको इजीली आप कितनी ही सर्वसमीका याद कर सकते हैं वो तरीका मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। बट फिलहाल हमारा टॉपिक ये है कि हमको इनसे आखिरकार निकालना कैसे है। ठीक है, एक बार आप इनको लिख लीजिए या फिर आपको हो सकता है पहले से याद भी हो ये, तो एक बार देख लीजिए इस टॉपिक को। अब जैसे मेरे पास में है यहाँ पे एक्स स्क्वायर 8x + 16 ये है, ठीक है, इसका मुझे गुणनखंड निकालना है, वो भी सर्वसमीका से। पर बता दूं सर्वसमीका से आप केवल उन्हीं बीजीय व्यंजकों का या फिर पॉलिनोमियल्स का कह दूं या फिर जो भी है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कुछ भी है उसका गुणनखंड निकाल सकते हैं, केवल उन्हीं का निकाल पाओगे यहाँ पे जो एक सर्वसमीका होगी उसकी तरह दिख रहे होंगे या फिर उस नियम का पालन कर रहे होंगे। कहने का मतलब कोई सर्वसमीका लग रही है तो ही निकाल सकते हैं आप, बिना सर्वसमीका लगाए जबरदस्ती आप ये नहीं खुद की तरफ से सर्वसमीका वहाँ पे लगा दो, नहीं लग सकती ऐसे। अब ये वाला जो आपको एक्सप्रेशन, ये वाला जो बीजीय व्यंजक दिया हुआ है इसकी तुलना आप इससे करके देखिए एक बार। एक्स स्क्वायर की जगह कौन है, ए स्क्वायर है, ठीक है भाई हो गया। 8x की जगह कौन है, 2ab है, और 16 की जगह b स्क्वायर है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो x तो मेरा x स्क्वायर हो गया, ठीक है। 8 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 दूनी के 4, ठीक है, 2 दूनी के 4, और ये x और ये गुना में v, इस प्रकार ये केवल ये लिख सकता हूँ 1, ठीक है। और ये 2 और मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो गए, प्लस का आपके 4 का स्क्वायर कौन होता है, 16 होता है। सो मैंने यहाँ पे 16 इस प्रकार को 16 को लिख दिया। अब इस वाले को या कह दूँ कि इस वाले नीचे वाले को मैं देखूँ और इस वाले को देखूँ तो मुझे सर्वसमीका इस प्रकार से बननी चाहिए, सिंपल। तो ये हो गया आपके x, और यहाँ से क्या इधर से क्या आ गया आपके पास में, ये b का वैल्यू भी आ गया, मतलब ये वाले b का वैल्यू भी आ गया, a का वैल्यू मिल गया हमको, और इसका ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। सिंपल सी बात है, इसका गुणनखंड इस वाले का गुणनखंड कौन आ गया, इस वाले का, ये वाला इसका गुणनखंड हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, 4y² - 12y + 9 है, ठीक है। ये कुछ कुछ दिखने में तो 3 पद है, तो यहाँ भी 3 पद है, तो इस प्रकार की कुछ कुछ अभी तो मान लो कि लग रही है हमको। इसको हम थोड़ा बदलने की कोशिश करें तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर कर सकता हूँ भाई, तब मुझे ये मिलेगा, ठीक है। और एक बार इस पे जाओ आप एंड की पे, इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 का स्क्वायर कर सकते हो। तो बस हमको सीधे में आ गया, हमको डायरेक्टली मिल गया इसका आंसर। देखो इस वाली सर्वसमीका का क्या होता था, इसका जो छोटा रूप है वो होता था आपका a - b का होल स्क्वायर। तो a हमको कौन मिल गया यहाँ पे, a हमको 2y मिल गया, और b कौन मिल गया आपको यहाँ पे, b आपको 3 मिल गया। तो वैसे डायरेक्टली करना चाहे तो ये हो गया आपके पास में 2y - 3, इसका क्या कर दे हम होल स्क्वायर कर दे, तो हमको क्या मिलता है वापस से, ये मिलता है। कहने का मतलब 4y² - 12y + 9 का गुणनखंड क्या है, 2y - 3 है, ठीक है। जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं 2y - 3, और फिर से गुणा कर दे इसको, क्योंकि 2 बार है, ऊपर घात 2 है ना, इसलिए ये इसके गुणनखंड हो गए। सिंपल सी बात है, इनको दोनों को गुणा करोगे तो वापस से आपको यही मिल जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को देखिए, अब 49x² - 36 है, ये सब पूर्ण वर्ग होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से पूर्ण वर्ग है सारे के सारे। इसको यदि मैं तुलना करूं इस वाले से, तो देखो पहला वाला जो 49x² है ना, ये वाला, ये तो खैर इसकी तरह आ रहा है, ठीक है, ये तो इसकी तरह आ रहा है, बट ये 36 जो है वो b² की तरह नहीं आ रहा, तो बना देंगे, नहीं आ रहा तो हमको क्या है, देखो मैं इसको लिख सकता हूँ 49x² को 7x है उसकी मैं पावर 2 कर सकता हूँ, और माइनस का जो है 36 है उसको मैं 6 की पावर 2 कर सकता हूँ। तो बता मुझे a² - b² की तरह हुआ कि नहीं हुआ। कहने का मतलब एक बार जोड़ना है दोनों को, एक बार घटा देना है, यानी 7x + का 6, और अगली टर्म लिखूँ i 7x प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे, तो ये आपके हो गए यहाँ पे गुणनखंड हो गए, 7x + 6 7x - 6, ठीक है, ये आपके गुणनखंड हो गए, सिंपल बिल्कुल। अब जैसे कि ये सवाल आपकी स्क्रीन पे है, x की पावर 4 है - 256 है। अब देखो हमारे पास x की पावर 4 की तो कोई सर्वसमीका है नहीं है, ठीक है, जैसे आपको लिस्ट दी हुई है अभी यहाँ पे, इसको आप लिख लीजिए एक बार, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सच बता रहा हूँ। ये यदि आपको याद है ना तो बहुत आपके काम आसान हो जाएंगे, ठीक है, इसको याद कर लीजिए एक बार। अब ये इसको देखिए, इसमें थोड़ा अंतर है, x की पावर 4 है, इसको मुझे स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो x की पावर स्क्वायर तो है ही है, और इसको भी मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर, तभी तो x की पावर 4 बन सकती है। अब 2 से 56 है, किसका वर्ग, वर्ग है ना, वर्ग के रूप में है,
256 आपके 16 का वर्ग है। आई मीन ये 16 इस प्रकार से लिख सकता हूँ 2 की घात के यहाँ पे। तो ये वाला मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट लगा कि नहीं लगा, है ना, बन गया। तो ए प्लस बी ए माइनस बी कर दूंगा, यानी कि मैं एक्स स्क्वायर प्लस 16 और एक्स स्क्वायर माइनस 16 ये आपके गुणनखंड हो गए किसके, इसके। सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार हमने सर्व समीकरण का उपयोग करके जो गुणनखंड होते हैं उनको हमने अच्छे से देख लिया है। बस अब फर्क इतना सा है कि अलग अलग सर्व समीकरण अलग अलग जगह पर लगेंगी। आप सर्व समीकरण याद कर लीजिए, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कौन सी सर्व समीकरण कहाँ पे लगेंगी। और हाँ, इस वीडियो के अंत में हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और इस वीडियो के बाद में गुणनखंड से संबंधित जितने भी प्रकार के सवाल बनने होते हैं या फिर जितने भी हमसे सवाल बनेंगे वो सबके सब हम जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं सबको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे कि आप इस वाले क्वेश्चन को देखिए, यदि हम इस वाले क्वेश्चन को रेगुलर तरीके से सॉल्व करने की सोचें तो भैया बता दूं, देखो कितने सारे गुणे करने पड़ेंगे, कितने हमको काटने पीटने पड़ेंगे यहाँ पे। तो उस तरीके से करेंगे फिर तो हमें पक्का ही मुझे लगता है IAS तो नहीं बन पाएंगे। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा बिल्कुल एक लॉजिकली देखूँ तो देखो ये यहाँ पे इसको मैं ए मान लूँ थोड़ी देर के लिए, ये भी ए है तो ए स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। ठीक है भाई, इस वाले को फिर से ये कौन है, ये कुछ 436 अलग है, ये अलग है, दोनों एक जैसे पर यहाँ से अलग है ना। तो ये बी स्क्वायर हो गया। नीचे देखें तो फिर से ये पहले वाले की तरह इस वाले की तरह, यानी कि ये ए माइनस बी है ना। अब देखो नीचे वाले का तो हमारे पास कोई सर्व समीकरण नहीं है, बट ऊपर वाले की है। क्या है, ए प्लस बी और ये ए माइनस बी है और नीचे कौन आ रहा है यहाँ पे, ए माइनस बी आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, हमको पता है ए माइनस बी आ रहा है ना, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो गए, बचेगा कौन आपके पास में, ए प्लस बी। यानी कि आपको कुछ नहीं करना, ऊपर वाला जो है ये है ना ए, इसको जोड़ देना है और इसको जोड़ देना है। तो आपको कौन कौन जोड़ना, 5 6 4 जो भी पॉइंट में है, और आपको जोड़ देना यहाँ पे 0.436। तो ये क्या हुए, ये आपके 10 हुए, यहाँ पे 6 3 9 और 1 10, 5 4 9 और 1 10। तो पॉइंट यहाँ पे थी तो एक था आपके पास में और पॉइंट यहाँ पे है ये। कहने का मतलब आपका कौन आ गया, आंसर आपका आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, 1998 गुणा 2002 करने, बहुत दिन पहले की बात है तो है ना। तो 1998 गुणा 2002 करने, अब रेगुलर तरीके से करें तो फिर वो 5-4 मिनट तो खाई जाएगा लगभग, मुझे लग रहा है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, सर्व समीकरण के रूप में लिखे तो मैंने पिछली वीडियो में भी ये बताया था, वैदिक गणित पढ़ाई थी तब भी आपको ये बताया था। ठीक है, फिर अब इसको हम एक सर्व समीकरण के रूप में लिख के देख सकते हैं। कैसे, मैं इसको लिख सकता हूँ 2000 में से मैं 2 घटा दूँ तो मुझे कौन मिलता है, 1998 मिलते हैं, गुणा 2000 में यदि मैं कौन जोड़ दूँ, 2 जोड़ दूँ तो भी मुझे 2002 मिलते हैं। सिंपल है। अब मैं क्या करूँ, देखो ये a माइनस बी और a प्लस की सर्व समीकरण बनी कि नहीं बनी, बनी ना। अब तक तो आपको समझ आ रहा होगा, यानी कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा। सिंपल सी बात है। यानी कि 2000 का कौन कर देना हमको, इसका तो है स्क्वायर पूरे का, और माइनस किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। 2000 का स्क्वायर कौन होगा, 3 जीरो, तो भैया 3 जीरो की जगह 6 जीरो हो जाएंगी। पहली बात तो ये लो भैया 6 जीरो हमने लगा दी, और 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। घटाना कौन है, 2 दूनी का 4 घटाना है, इसमें से हम 4 घटा देते हैं। ये लो भाई 4 घटा दिए, 4 घटाए तो क्या बचा आपके पास में, ये 6 बचा, फिर आपके ये 9 9, ये 1 9 ये हो गया, और 3 9 और बाकी रह रहे हैं 1 2 3, और कौन बचा आपके पास में, 3 बचा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस इतना सही। और हाँ, एक और बात बता दूँ आपको कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई भी कंपटीशन में ऐसे सवाल आते हैं ना, वो सवाल किसी लॉजिक पर ही डिपेंडेंट होते हैं, वो बड़े दिखने में होते हैं, वास्तव में नहीं होते। यदि आपको उसका कोई लॉजिक पता है, उसके पीछे की कोई ट्रिक आपको पता है, तो आप उसको बिल्कुल यूं ही हल कर सकते हैं। देखो इन सर्व समीकरणों को आपको याद तो रखना ही रखना है, और ये वाली है ना, इस पर बहुत सवाल आए हुए हैं अब तक। इस पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्व समीकरण है, इस पर सवाल डायरेक्टली बनते हैं। चलिए एक दो इसके क्वेश्चन करके देखते हैं एक बार हम। इस क्वेश्चन को देखिए आप, 27x³ प्लस 64y³ है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ये तो पता है हमको कि भाई ये वाली सर्व समीकरण इसमें यूज हो रही है। एक तरीका बता देता हूँ आपको उसको याद करने का। देखो a³ प्लस b³ है ना, तो हमको क्या करना है, बाहर जो है a प्लस बी, मतलब यहाँ पे यदि प्लस है तो बाहर भी प्लस होगा, यदि बाहर यदि माइनस है तो अंदर भी, बाहर भी यहाँ का क्या होगा, माइनस होगा, और अंदर का साइन बदल जाएगा। बाहर प्लस है तो अंदर माइनस, बाहर माइनस तो अंदर प्लस, बाकी सबके वही है।
ठीक है। और यहाँ देखो a प्लस बी इसका होल क्यूब अलग चीज़ होता है और a क्यूब प्लस ये b क्यूब दोनों अलग अलग चीज़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इसको गुणा कर दिया यहाँ पे कि भाई b की घात 3 हो गया और a की घात भी 3 हो गया, ऐसे नहीं है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है, बहुत है डिफरेंट। अब चलते हैं हम इस सवाल पे। देखो a क्यूब प्लस b के क्यूब में लेके आना है, तो मैं 27 को क्या लिख सकता हूँ भाई, 27x क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 3x है उसका मैं क्यूब कर दूँ तो मुझे क्या मिलता है जी 27x क्यूब। इसको देखो 64 को तो 4 चौको 16, 16 चौको 64 यानी कि 4 बाई का क्या मिल रहा है मेरे को, क्यूब मिल रहा है ना। इसको मुझे कैसे लिखना है, इस प्रकार से लिखना है, यानी a प्लस बी का मतलब यहाँ क्या हो गया 3x प्लस 4 बाई, ये तो हो गया ये वाला। और अंदर का कौन है आपके पास में, a का स्क्वायर कर देना है यानी कि 3x, ये हो गया 3x आपका, इसका है स्क्वायर, ये लो स्क्वायर हो गया, माइनस a मतलब कौन हो गया x, और ये b का मतलब क्या हुआ यहाँ पे 4y हो गया, और प्लस का आपका कौन आ रहा है यहाँ पे b स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। ये कौन आ रहा है b स्क्वायर मतलब कि 4y का स्क्वायर कर देना है। अब क्या मिला आपको यहाँ पे 3x प्लस 4y, ये तो है ही आपके पास में, ठीक है। और बाकी का डेटा क्या है आपके पास में 9x स्क्वायर, 3 चौके 12 x बाई, ये लो 12x बाई हो गया, ठीक है। और ये आपको 4 बाई का स्क्वायर यानी कि 16 बाई स्क्वायर, ये आपके क्या हो गए गुणनखंड हो गए, किसके हो गए इस वाले के गुणनखंड हो गए। गुणनखंड के जितने भी तरीके हो सकते थे सारे तरीके हमने याद करने के यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अब एक टॉपिक और फाइनली हम डिस्कस कर लेते हैं, वो ये है कि आपको गुणनखंड मतलब कि कोई भी आपको बीजीय व्यंजक दिया हुआ है उसका कोई गुणनखंड आपको दिया हुआ है, तो ये पता करना है कि वो जो गुणनखंड है वास्तव में उसका है अथवा नहीं, यानी 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन है गुणनखंड है अथवा नहीं। इसका पता हम गुणनखंड प्रमेय की सहायता से डायरेक्ट लगा सकते हैं बिना कोई गुणनखंड ज्ञात किए। अब जैसे मेरे पास में है एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 1 है, और मैं यूँ कह रहा हूँ और मेरे पास एक क्वेश्चन है कि भाई x माइनस 1 है ना, इसका गुणनखंड है अथवा नहीं। अब गुणनखंड का मतलब तो ये हो गया x माइनस 1 का भाग देकर इसमें देख लो, शेष फल यदि 0 नहीं आता है तो नहीं है, और शेष फल 0 आया तो गुणनखंड है। यानी कि यदि x माइनस 1 का मैं भाग इसमें दे दूँ, कहने का मतलब ये भाग दे दूँ तो शेष फल यदि मेरा 0 आया तो पक्का ये गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। पर मैं भाग देना भी नहीं चाहता और मुझे ये भी पता करना है कि ये गुणनखंड है कि नहीं, तो शेषफल प्रमेय के अनुसार मैं क्या करूँगा x का यहाँ से मान निकाल के इसमें सीधा रख दूंगा, और यदि 0 आया तो वो गुणनखंड है अथवा नहीं है। कहने का मतलब क्या, मैंने यहाँ x का मान क्या निकाला बराबर 0 रख दिया, और x बराबर क्या हो गया यहाँ पे 1 हो गया। अब मैं x का मान जो 1 है ना, इसको इस समय जो दिया हुआ है आपको व्यंजक इसमें रख देता हूँ। ये लो भाई 1 का क्यूब हो गया 2 है, और x की जगह मैंने क्या रख दिया 1 रख दिया, प्लस 1, 2 एक कम क्या हुआ 2 हो गया, ये 1 और 1 का क्यूब क्या हुआ 1 हुआ, ठीक है। और ये माइनस का ये और ये 2 हो गए, तो ये और ये कितने मिले हुए पूरे 2 प्लस के और ये 2 माइनस के, ये कट गए। शेषफल आपके क्या बचे 0 बचाना शेषफल। इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस जो 1 था वो आपका x क्यूब माइनस 2x प्लस 1 है, उसका क्या है एक गुणनखंड है। हमने सब चीज़ आज डिस्कस कर ली थी गुणनखंड के बारे में, एवरीथिंग, ठीक है। जो भी आना होता है रीट में, और रीट में तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ भी, इस बात की मेरी गारंटी है। और अगली वीडियो में हम गुणनखंड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पिछली सालों में आए हुए हैं, रीट में है या फिर कई अन्य एग्जाम्स में आए हुए हैं, उन सवालों को हम डिस्कस करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करके समझेंगे एक एक क्वेश्चन को कि भाई किस प्रकार होते हैं। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।